अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, गुज़श्ता एक महीने से ये बात हो रही थी कि तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाएगी, यानी कि पहले तो यही सवाल था कि लाई कब जाएगी, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग कब होगी। और वोटिंग को पहले करवाने की कोशिशें अपोजिशन की तरफ से की जा रही थी कि जी OIC इजलास से पहले हो जाए, फिर ये इल्ज़ामात के जी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर हुकूमती इत्तेहादियों का कि क्या वो हुकूमत का साथ देंगे या अपोजिशन का साथ देंगे, वो आखिरी मौके तक डिले किया गया। और फिर MKM ने यह फ़ैसला किया कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट देंगे, और PMLQ ने GDA ने यह फ़ैसला किया कि वो हुकूमत के साथ रहेंगे। और अपोजिशन में जो इत्तेहादी गए उसमें सिर्फ MKM ही नहीं बल्कि बाप पार्टी भी थी, और PMLQ के भी 2 अरकान कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन भी शामिल थे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, और तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अब मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो हैं ही, एंड ही इज़ बैक टू वेयर ही वाज़ 2018 के इंतखाबात से पहले। और कल कौमी असम्बली के इजलास में जहाँ पर जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, कामयाबी के बाद तकारीर हुई और हुकूमती बेंचेस से सिर्फ अली मोहम्मद ख़ान वहाँ पर अकेले तनहा मौजूद थे, जिनको मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि आपको दूसरी तरफ से ये तमाम एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे भुट्टो के नारे, कहीं पे शेर के नारे, कहीं पे कुछ, और वहाँ पर कुछ ऐसे जुमले भी कहे जा रहे हैं जो आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होंगे जब आपकी पार्टी के साथ इतनी लॉयल्टी हो, जैसा कि अली मोहम्मद ख़ान की थी। और वहाँ पर उन्होंने तकरीर भी की और अपने ख्यालात का इजहार किया। दूसरी तरफ कल जब ये सब चल रहा था, एपिसोड चल रहा था, तो कुछ नाखुशगवार मामलात देखने को मिले, सुनने को मिले। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लो अप किया गया, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। पुलिस वैन पहुँच गई, और फिर उसके बाद रेंजर्स की गाड़ियाँ दिखाई जा रही हैं कि जिस तरह फ़ौज हरकत में आने जा रही है। फिर BBC की एक रिपोर्ट जिसकी ISPR की तरफ से भी तरदीद हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी तरदीद हुई है, वो भी सामने आई कि जी कुछ और ही प्लान्स थे गवर्नमेंट के। ये सब भी चल रहा था। एक चैनल बहुत बढ़ चढ़ के इस मामले को आगे की तरफ लेकर जा रहा था, और शायद एक माहौल बनाया जा रहा था कि कहीं से पहले कोई गलती कर ले। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से अब डेवलपिंग सिचुएशन क्या है, क्या होगा आने वाले दिनों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इतलात आ रही हैं कि जी शायद हो सकता है कि वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। और आज कोर कमेटी का इजलास भी हुआ। डिस्कशन के लिए जी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब ने। ज़ैगम खान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने। हारिस नवाज़ साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज़्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बेलवी साहब। मुजाहिद बेलवी साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, और यही कहूँगा शुरू में, आप तो खान साहब के बड़े सपोर्टर रहे हैं उस पूरे अरसे में। बल्कि खान साहब जब से हुकूमत में आए तो मेरे ख्याल में शायद आपकी उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई जब वो कराची आए, उसके अलावा आपने उनसे मुलाकात नहीं की है। लेकिन उससे पहले आपकी उनसे मुलाकातों की एक तवील पूरी कहानी है। अब हम आ चुके हैं पुराने पाकिस्तान में। सो क्या कहूँ आपको, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। देखिए, एक तो ये कि जो आपने जहाँ तक मुलाकात का जिक्र किया, तो यकीनन खबर तो होती है वो अपोजिशन की होती है, गवर्नमेंट की तो खबर नहीं होती ना, वो तो सरकारी होती है। तो हम खान साहब के साथ इसलिए रहे कि खबर होती थी उनके पास। और आज आप ये भी देखिएगा कि वो जो खान साहब 3 साल तक हमारे चौधरी साहब की मिनिस्ट्री और उससे पहले मिनिस्टरों के यरगमाली रहे, एक खास किस्म ग्रुप के, अब इमरान खान की खबर बना करेगी। अब हुकूमत की ये जो आप मौलाना या शहबाज या जिनकी देख रहे हैं, अब खबर इनकी नहीं बनेगी, क्योंकि खास साहब 3 साल तक बाहर निकले। अब वो वहाँ जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी निकलेंगे, एक लफ्ज भी कहेंगे तो खबर अब उनकी बना करेगी। तो आप भी माशाल्लाह सीनियर आदमी है। देखिए, जो रात को एक बड़ा एक अच्छा जो पूरा वेल प्लान ड्रामा था, और यकीनन जो एक साफ नजर आ रहा था कि एक हाइप क्रिएट करने में एक बाकायदा मीडिया हाउस था, वो इसमें एक रोल पैदा कर रहा था, खबरें क्रिएट कर रहा था, माहौल क्रिएट कर रहा था। जी, मुजाहिद साहब की आवाज़ ब्रिगेडियर साहब को नहीं जा रही। जी मुजाहिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अब मैंने कहा, एक आपको पता है कि मीडिया हाउस के जरिए खास पूरा हाइप क्रिएट की गई, एक माहौल क्रिएट किया गया। और वो मैं अलग चाहूँगा कि खास साहब की क्या गलती थी। गालिबन उनका वो प्राइम टाइम था, जब उनके 20 अरकान छोड़कर चले गए थे तो अखलाकी तौर पर वो अक्सरियत खो बैठे थे, और उन्हें उस 27 फरवरी की रात को रिजाइन देकर नए इलेक्शन मैंडेट की तरफ चला जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता किसके मशवरे थे, और वो जिसके मशवरे से वो बैठे थे
वो मैं ख्याल में बहुत गार्डेड लफ्ज में कहूँगा कि वो जो पावर कॉरिडोर में जो लोग होते हैं वो बड़े उसमें वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। वो बैक वक्त एक घोड़े और दो घोड़े को साथ रखते हैं। एक कहता है नहीं जी डटे रहो, दूसरा उधर कर रहा होता है। तो ये सब हाँ साहब उस ट्रैप में अपनी तमाम के बावजूद आ गए, जो मैं फिर कह रहा हूँ। और जो रात को उसमें ख्याल दिया, अब आप और कीजिए ना, ये जो यानी आप 174 वोट, अब आप और कीजिए, मोहसिन दावर, अली वजीर, इनका नाम लेना बैंड टेलीविजन पे है या नहीं है? जी बिल्कुल है। बल्कि मैं माजरत आपको यहाँ पे बात काट के कहने लगा हूँ, आपने मोहसिन दावड़ और अली वजीर की बात की। मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम किया और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ख़ास तौर पर कहने पर, क्योंकि मामला भी ऐसा था, ये मैंने इस पर पूरी बाकायदा प्रोग्राम की ओपनिंग की कि जी मोहसिन दावड़ और अली वजीर के लिए बाकायदा अशरफ गनी की हुकूमत में हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से भेजा गया और उनको यहाँ से वहाँ लेकर जाया गया। और जिस तरह से वो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और मुल्क की अफवाज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं, ये सारा कुछ खोल कर, PTM वगैरह क्या करती रही हम सब जानते हैं, ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वगैरह। नहीं आ रहा, मैं फिर और आगे बढ़िए ना। देखिए इमरान खान को 177 वोट मिले थे, अगर आपको याद होगा जी, 5 वोट ज़्यादा मिले थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब उन्होंने लिया था। इस वक्त इन्हें 174 वोट मिले हैं। देखिए वो जो खान साहब के साथ 20 लोग छोड़ के गए मुनारी, वो वैसे भी चले जाते। इस 174 वोट में 2 वोट हैं मोहसिन दावर और अली यावर के, मैंने कहा जिनका नाम लेना टीवी बैंड है। एक वोट है शावेन मुफ्ती का, वो 4 बार इधर से उधर बदल गए। दूसरा वोट अख्तर महंगल का हुआ है, 4 ये हो गए। 5वां वोट लिया गया चौधरीयों का, चीमा साहब का, 5 ये हो गए। हमारे जो भाई के लोग, जो आपको कोई कहने की जरूरत नहीं है भाई किस तरह अपनी शिफ्ट करते हैं, 7 वोट ये हुए, 12 वोट। बाप ने खुद कहा कि जनाब हमें किसने बनाया था, हमें अब जिन्होंने हमें बनाया था अब लेकिन हम अब उन बाप के नहीं है, किसी और के हैं, अपने वल्दियत ही बदल दी। 16 वोट ये हो गए। यानी ये किसी तौर पर भी अपोजिशन के पास इसमें वोट नहीं थे। इसके मैंने वेल प्लान तरीके से ये जो और अभी भी वही 4 वोटों पे चले, छोड़ दे MKM को, वो भी चली जाती। तो एक तो आप ये अंदाजा लगा लें कि 4 वोटों पे ये गवर्नमेंट खड़ी है, 4 इधर से हो जाते तो उधर हो जाते, और जो 20 थे वो मुनरिस थे। तो एक आर्टिफिशियल एक पूरा एक माहौल मिला के एक गवर्नमेंट बनाएगी, मुझे कोई नहीं। और इसकी सदा और वही बात है कि मकाफात अमल जो खान साहब ने किया, जो भुट्टो साहब ने जो किया था, और उस वक्त जो नारा लगाया, और ये खान साहब इस बुनियाद पर जो है अमेरिका जैसे मुल्क से लड़ने चले थे, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने चले थे, और जिनसे लड़ रहे थे उनको ही मालूम है। और बदकिस्मती से इसमें वो हो गए वो ट्रैप में। आखिर तक उन्हें यकीन नहीं था कि उनसे रिजिग्नेशन इस तरह लिया जाएगा जिस तरह कल रात को लिया गया। अब मैं इससे ज्यादा और आपको क्या कहूँ। तो आखिर तक कॉन्फिडेंस थे कि इस मसले में डिवाइड है, और उनसे उनको कहीं ना कहीं से कोई गैबी मदद आ जाएगी, एक्शन नहीं चलेगी, और ये हमेशा होता है। और चलते चलते अगर मैं आपको आगे बात बढ़ेगी तो फिर मैं गुफ्तगू भी करूंगा। मैं बिल्कुल ज़ैगम खान साहब की तरफ ख्याल है कि पूरा खान साहब अपनी तमाम तर अक्लमंदी और अपनी जहानत और उसके बावजूद एक खास ट्रैप में आ गए, एक खास पैराडाइम में आ गए, और उनको बड़े आसानी से। और एक और बात आप और कीजिए कि 23 लाख केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या है। खैर ये भी मैं चाहूंगा, कत्ल के मुल्जिम को जो है दुबई से लाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट में एतराज उसको ये नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है रातों रात, कभी आपने तारीख में नजीर मिली है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल जाती है, कौन खुलवाता है? कैसे खुल गई बगैर रिक्विजिशन के? बताइए कैसे खुल गई? सरकाश के समझ में आ जाता है कि कैसे खुल गई। लेकिन जो बात ज़ैगम खान साहब आपकी तरफ आता हूँ सर, क्या जो बीज बोया खान साहब ने ये उसी का नतीजा है? क्या खान साहब के साथ साजिश हुई, या खान साहब के अपने ही करीबियों ने उनको इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आज वो हैं? देखिए, अगर हम सियासी तौर पर देखना चाहते हैं, हम इसको माशी तौर पर भी देख सकते हैं। माशी मसाइल भी उतने ही संजीदा हैं, हम समाजी लिहाज से भी देख सकते हैं। देखिए, सियासी तौर पर बड़ी सादा सी बात है। मुजाहिद साहब ने जो ये नई कोalition बनी है, बताया है कि वो कितनी अनस्टेबल है। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल इसी तरीके से जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो भी इस वजह से अनस्टेबल थी कि वो एक कोalition गवर्नमेंट थी। उनको असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल नहीं थी। उनके साथ कोalition पार्टनर थे, उनके साथ आज़ाद अरकान भी मिलाए गए, और 2018 के इंतखाबात में जो उनका पूरा अस्तबल भर दिया गया जिस तरीके से इलेक्टेबल से, वो भी मालूम है।
लेकिन इलेक्टेबल्स और उनके पार्टी के अपने अंदर के तजादात जाने दीजिए। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर लें, वो है कोalition मैनेजमेंट। देखिए, जहाँ भी कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं दुनिया में, डेमोक्रेसीज भी वहाँ अनस्टेबल होती हैं। एक एक मेंबर के इधर उधर जाने से कोalition गवर्नमेंट्स गिरती हैं। बाज़ मुल्कों में, बहुत डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में, कोalition गवर्नमेंट्स एक जो पार्लियामेंट का दौरान है उसमें 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा भी गिर जाती हैं। अब सादा सी बात है कि उनके 3 कोalition पार्टनर्स थे, 3 अहम कोalition पार्टनर्स उनको छोड़ दिया। एमक्यूएम ने उनको छोड़ दिया, बीएपी ने उनको छोड़ दिया, बीएनपी ने छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ा? अगर हम कहें कि जी देखें ये तो किसी बाहर की वजह से छोड़ा, तो फिर वो आए भी उसी वजह से थे। तो खान साहब ये गिला नहीं कर सकते थे कि किसी के कहने पर एमक्यूएम चली गई। अगर एमक्यूएम किसी के कहने पर गई तो आई भी किसी के कहने पर ही थी, तो ये तो बात नहीं बनती। तो उनकी अपनी जो नाकामी है पॉलिटिकल तौर पर, वो ये है कि एक तो वो कोलिशन मैनेज नहीं कर पाए। कोलिशंस को उनको गिले, जो कोलिशंस कौन से थे वो आज के नहीं हैं। बीएनपी तो पहले छोड़ के चली गई थी, उनके साथ एक तहरीरी माहिदा था जिसकी एक क्लास पर भी उनकी हुकूमत अमल दरामद करने में नाकाम रही। बीएपी अपनी शिकवे शिकायतें वो मुसलसल कर रही थी कि बलूचिस्तान में उनके साथ जो वादे किए थे वो नहीं हुए। एमक्यूएम का तो उनके साथ डायरेक्ट एक तजाद बनता है कि उनकी 14 सीटें जो हैं वो पीटीआई ने छीनी है। वो बाकायदा जमहूरी तौर पे छीनी होंगी मैं नहीं कहता, लेकिन जमहूरी तौर पे भी छीनी है तब भी तो उनकी वो एक राइवल पार्टी है ना। तो उनका भी जिस तरीके से इनके साथ जो है मामला कराया गया, रिश्ता तय कराया गया, वो भी हम जानते। एक अनस्टेबल कोalition थी जिसको इमरान खान मैनेज करने में नाकाम रहे, वो गिर गई। उनकी पार्टी के अंदर जो तजादात से वो भी कई सालों से सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो उनके नाराज अरकान है वो अचानक नाराज नहीं हुए, वो पार्लियामेंट के अंदर भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, उनके अपने शिकवे शिकायतें, वो भी अलग बात है। और जब ये हुआ, सबसे अफसोसनाक बात है कि जब ये हुआ तो उन्होंने जो अपना नया नैरेटिव बनाया, बजाय इसके इसको जमहूरी तौर पे तस्लीम करने के, और जो नई हुकूमत बन रही है उसके अंदरूनी तजादात जिसका बरेलवी साहब इशारा कर रहे हैं उसका फायदा उठाते हुए पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छी अपोजिशन देने के, दोबारा उसको जमहूरी तौर पर गिराने के, अगली इलेक्शन में लैंडस्लाइड लेने के, उन्होंने एक ऐसे नैरेटिव का सहारा लिया जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने इस मुल्क के 70% वोटों के नुमाइंदों को गद्दार करार दिया, अपने तमाम मुखालिफिन को गद्दार करार दिया। वो कह रहे हैं कि उनके जो कोलिशन पार्टनर्स थे वो अमेरिका से पैसे लेकर बिक गए हैं। अब ये इतनी बड़ी बात है, आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को अमेरिका ने खरीद लिया है और अपनी मर्जी की जो है वो गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी है। तो क्या पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो सत्तू पीकर सोए हुए हैं? बिल्कुल ठीक, क्या आपने कहा। पाकिस्तान में काउंटर इंटेलिजेंस का कोई इदारा नहीं है जो इसको देखे और इसको रोके? पॉइंट टेकन सर, मैं बिल्कुल समझ गया। और यहीं से मैं बात को जब मुजाहिद साहब की तरफ जाऊंगा तो कैरी भी करूंगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सर फौज को लेकर बहुत से लोगों को कुछ शिकवे हैं, शिकायतें हैं, मुझे भी बड़ा ज़रा देख कर सोच समझ कर लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। वो इस वजह से कि हमारा एक ऐसा इदारा है जिसकी हम दिल से इज़्ज़त करते हैं। किसी के कहते हैं ना लोग जी ज़बरदस्ती और या मजबूर होकर लोग इज़्ज़त करते हैं, ऐसा नहीं है, दिल से इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो गुज़श्ता 3 रोज़ 7, 8 और 9 अप्रैल को हुआ, इसमें फ़ौज को लेकर भी बहुत से सवालात लोगों ने किए हैं, कैंपेन्स भी चलाई गई हैं, जो कि इंतहाई परेशान कुन बात है, बिकॉज ये मामला सिर्फ हमारे मुल्क की हद तक महदूद नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया भी सारा देख रहा है। देखें अली, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, 7, 8, 9 की बात कर लें, पहले कुछ अर्सा पहले से फौज के ऊपर इतनी तनकीद होती थी, आपके सामने अपोजिशन भी कर रही थी और उसके बाद काफी दुनिया भी बात करती थी। सो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब जो पॉलिटिकल जो भी रीजन होंगे द आर्मी विल नॉट इंटरफेयर। आपके सामने ना अपोजिशन ने एक दफा भी नहीं कहा कि किसी का उनको कॉल आई है और कहा गया कि इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, या गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट तो देखिए आइन और कानून के मुताबिक फौज वैसे भी हुकूमत के साथ होती है, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर में अभी उन्होंने हाथ छोड़ दिया। अब हमें ये देखना है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहाँ कमजोरियां की, कहाँ बल्कि मैं यहाँ पर एक बात रिपोर्ट कर दूं ब्रिगेडियर साहब कि एक दफ़ा आर्मी चीफ ने किसी मौके पे कहा भी था कि मामला ख़राब करते हैं और उसके बाद फिर हमें आकर कहते हैं कि किसी तरीके से ठीक करें। बहुत दफ़ा, कितनी दफ़ा रिट्रीव किया है, चाहे आपके सामने है, सेनेट देखें, नेशनल असेंबली के देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, पुराने की सब बातें हैं, लेकिन आपकी अपनी गलतियां जो आपको वार्न भी की गई। कई जगह पर
आपकी ज़ाहिर है कि इन्फॉर्म भी किया जाता था कि जी आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही है। नाउ यू हैव टू टेक मेजर, द आर्मी हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट, कि जो आपकी इंटेलिजेंस से आपको रिपोर्ट कर देती है ना, नाउ यू टेक टू काउंटर मेजर, कि अगर आपके लोगों से फॉरेन अमेरिकन से मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, क्या गपशप हो रही, दैट यू, आपके पास स्पेशल ब्रांच है, आपके पास दूसरी आईबी है, यू शुड यूज द रिसोर्सेज, बिकॉज आर्मी एजेंसीज आर नाउ वरीड अबाउट मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, अफगानिस्तान की सिचुएशन है, फिर उसके बाद ईरान के साथ फेंसिंग कर रहे हैं, फिर इंडिया की तरफ जो हालात हैं, तो दे आर टेरिबली बिजी। तो इसलिए ये आपको टाइम इन्फॉर्म करें। फिर अब पंजाब में आई थिंक कितनी दफा हर एक ने कहा कि आप बुज़दार को चेंज कर दें, बुज़दार इज नॉट डिलीवरिंग, आप एज ए लीडर प्राइम से जाके वहाँ मसाइल हल कर रहे हैं। अगर पहले ही अलीम खान तरीन ग्रुप को इनको कंट्रोल कर लिया जाता तो प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व्ड। पंजाब इज अ लैडर फॉर सक्सेस इन सेंटर। अगर पंजाब साथ खड़ा होता, पूरी ग्रुप आपके साथ होता, तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आपके पास स्टेट मशीनरी कितनी होती है, पहली हुकूमतों में क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम होता था, इसलिए स्टेट मशीनरी कम इनटू पावर मूव। आपने कोई इस्तेमाल नहीं की है, आपके सामने बीएपी भी चली गई, जमहूरी वतन पार्टी से आपने कोई वादा किया वो आपने पूरे नहीं किए, एमक्यूएम के साथ जाहिर आपकी रेबेली थी, 14 सीटों में हर वक्त थ्रेट था जो भी बात की गई है, लेकिन देन यू शुड हैव सेड विद देम कि अगले इलेक्शन के लिए यू कुड हैव कोऑर्डिनेट विद देम कि जी हम ये करेंगे, आप ये करें, ऐसे करें, सेटिस्फाइड देम। आप नाम ऑन डेवलपमेंट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हाउ मेनी टाइम ही विजिटेड कराची एंड हाउ मेनी नाइट्स ही स्पेंड इन कराची, हाउ मेनी नाइट्स ही स्पेंड बलोचिस्तान, ये बातें। उसके बाद जब वहां पर किस्सा हुआ जिसमें शहीद हो गए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड कि क्या आप नहीं समझते कि इस क्राइसिस में, क्योंकि क्राइसिस लग रहा था हमें गुज़श्ता तीन चार रोज से, ठीक है मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि वी आउट ऑफ इट, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, ये आपका मामला है, ये सियासी तमाम इख्तलाफात और मामलात को आप खुद रिजॉल्व करें, लेकिन जब ऐसी क्राइसिस सिचुएशन हो जाए और मामलात इस हद तक अनस्टेबल हो जाएं, तो क्या वहाँ पर फिर इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं हो जाती ताकि चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए, और अगर कहीं पे कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रही है तो वहाँ पे बिठा कर समझाया जाए कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, ये पाकिस्तान है, कोई मतलब इस तरह के कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं है। अली देखिए, मैंने तो टीवी बड़ा ओपनली कहा था कि 3-4 दिन पहले कि यस एस्टैब्लिश शुड मस्ट कम इन और दोनों को बिठा के एक वायबल सोल्यूशन निकालें ताकि ये हल हो सके। आई एम श्योर कि एट द 11th आवर भी कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ होगा, and that is why Prime Minister agreed not to proceed with ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो रही थी। उधर सुप्रीम कोर्ट रात को बेंच तैयार हो गया था, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन हो गया था, कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ होगा और कहीं अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुझे तो ये भी शक है शायद अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि इतने अरसे के बाद जो है ऑपोजिशन जनरल इलेक्शन अनाउंस करेगी ताकि पोलिटिकल पार्टीज गो टू द जनरल इलेक्शन, गेट द मैंडेट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कितना अर्सा होती है ये देखने की। आई एम श्योर इट शुड बी वेरी शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें ये होना चाहिए, और आई एम श्योर के इसी वजह से ये अगली सिचुएशन डिफ्यूज हुई है। We've got to take a break over here जी। बाद में बड़ा दिक्कत ब्रिगेडियर साहब एक ब्रेक हम ले लें, क्विक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। मुजाहिद साहब, जो अभी बात जैगम खान साहब कर रहे थे लेटर को लेकर कि जी लेटर की बुनियाद पर आपने इतने लोगों को, इतने अरकान असेंबली को, सबको आपने गद्दार करार दे दिया या उन पर एक लेबल लगा दिया गद्दारी का, कंस्पिरेसी का, तो दूसरी तरफ जो हमारे कौमी इदारे हैं सलामती के, ये बात जैगम खान साहब की किसी हद तक इसमें वज़न है कि अगर मामला वाकई इतना संगीन होता तो ये हमारे इदारे, कौमी सलामती के जो इदारे हैं, ये खुदा न खास्ता कोई गद्दार तो नहीं है मुल्क से। अगर मामला संगीन होता तो उन्होंने डेफिनेटली इसके ऊपर किसी को स्पेयर नहीं करना था। एक तो ये कि ब्रिगेडियर साहब तक भले रिटायर्ड हो, मेरी आवाज़ जरूर जानी चाहिए था, तक पहुँचा दे आवाज़। अब सुन रहे हैं नहीं जी ब्रिगेडियर साहब तक आवाज़ जा रही है अब मुजाहिद साहब की? मुझे आवाज़ आई था। वो उन्होंने कहा है कि जी ब्रिगेडियर साहब भले रिटायर्ड हैं लेकिन उन तक मेरी आवाज़ तो जानी चाहिए, ताकि वो आगे तक पहुंचा दें। देखिए, जो आखिर में जो ब्रिगेडियर साहब बात कह रहे थे, सुने, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अगर देखें इमरान खान साहब वो ये ना एरोगेंट, फना, सुनते नहीं थे, बेशतर बात वो है, वो जो कुछ आज हुआ उनमें बहुत सारे उनकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, खास कैदी आप खुद देखें, हम मैं एक नहीं हूँ, ये बेचारा उमर चीमा सिर्फ साथ होता था, अगर आपको याद हो इमरान खान के, वो मेरे ख्याल 4 साल तक वो भटकता रहा, उधर बनी वाला में दाखिला नहीं मिला।
बिल्कुल। अब याद आया उसे गवर्नर बना दिया। तो ये तमाम लोगों के साथ होता है। और फिर यानी और ये दोबारा एक सिंसियर एलिमेंट के फिर ये ग्रुप आ जाता है, ये पता नहीं कहाँ से मखलूक इनके खासा गिरदा गई, और फिर वो मशवरे देते हैं और जो फिर यहाँ तक पहुँचा देते हैं। भुट्टो जैसा ज़हीनों की 15 स्टेटमेंट, उसके इर्द गिर्द कौन लोग जमा हो गए, कौसर नियाजी, मसूद महमूद, रफी रजा। मैं आजकल किताब पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा हिस्ट्री दोहरा रही है। लेकिन एक ये हुआ। लेकिन दूसरी जानिब मैं खास तौर पर बॉयज के बारे में बात नहीं करूंगा। बॉयज आप समझ गए, वो उनके और पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि ये गेम प्लानर के बगैर ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां आए, क्योंकि पाकिस्तान बनाने स्टेट नहीं है। ये मुल्क ये मुल्क ऐसा नहीं है कि इन पे सिर्फ सियासतदानों पे छोड़ दिया जाए। जैसे कि चर्चिल कहते थे कि जो है वो जनरलों पे मुल्क नहीं छोड़े जाते, फौजियों पे छोड़े नहीं जाते। वॉर जो है बड़ा तारीखी जुमला उसका था। ये जो सियासतदान इन पे नहीं छोड़े जाते, जरा देखिए कौन कौन सियासतदान हैं, फजल रहमान, रज़ानी साहब और इनके जो लोग बैठे हैं। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि यानी आप इस बात को हमारे आला अदलिया, मुकद्दस अदलिया, सबसे बड़ा इदारा, 33 लाख लोगों के केस पड़े हैं, कत्ल के मुल्जिम, फना, इनको ये क्यों नजर नहीं आया कि 20 लोग सिंध हाउस में बैठे हुए हैं अगवा किए हुए? इन्हें ये क्यों खबर नहीं आई? कल के आप पढ़ रहे होंगे, परसों खबर आई कि लाहौर के एक होटल में 150 लोग MP वहां बैठे हुए हैं, महबूस है 3 दिन तक। फिर वो उन्होंने बाद में वो एक बीबी सदमा बुखारी कहने लगी हम दूसरे होटल इसलिए मुंतकिल कर रहे हैं कि वहाँ लॉबी नहीं थी, प्रेस काउंसिल नहीं थे, छोटे कमरे से 150 लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। 3 दिन का एक हुआ होगा लाहौर के होटल का, 25-15 करोड़ रुपए तो खर्च किए होंगे 150 लोगों के कहने पे। मैंने देखी क्या ये कुछ नहीं है अहमियत आपको? यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो आला दिया कि अब तो फैसला हो चुका है, इन्हें इससे कुछ नजर नहीं आया मुनीर का। और आप 12 बजे रात को दुकान खोल के बैठ गए। कौन पूछेगा मुजाहिद साहब, कौन पूछेगा? पूछते हुए भी तो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारे खिलाफ ही कार्रवाई ना हो जाए। अनफेयर मीन यही तो है ना बदकिस्मती, जब आला अदालतें इस किस्म के जो भी हो रहा है उसके पार्ट बन जाएं, शरीक बन जाएं, इग्नोर करें, और हर वो दरख्वास्त जो हुकूमत के खिलाफ आ रही है उसको तो आप वेलकम करें और ये को सर पे नजर करें, तो साफ ये लगता है कि आप अदालतें भी अपने तौर पर नहीं कर रही होंगी। सॉरी टू से ये फिर हम ये समझेंगे कि गेम प्लान है जो तकसीम थे उनमें से एक उनको जरूर कहीं ना कहीं से अच्छा, वो जो मैंने बात की थी मुजाहिद साहब, उसका जरा बताइएगा कि हमारे कौमी सलामती के इदारे, अगर ये 20-22 अरकान अगर ये जो मुनरिफ हुए थे, कैसे राइट है भाई? 63 है, तुम एक पार्टी के टिकट से मुंतखब हो, अगर वो 22 अरकान के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये लोग जो थे भाई बैठे थे ये ऐसे ही आ गए। सॉरी खान साहब, ये कोई ग्रीवेंसेस नहीं थी। या आप क्या मैं एमकेएम को जानता हूँ, इनको 30 साल से, इनकी ग्रीवेंसेस थी क्या? ये बाप वालों को ये शर्म नहीं आती? इनकी ग्रीवेंसेस थी, इन्हें कैसे कैसे बनाया गया है? 5-5 करोड़ रुपए के MLA बने, क्या शादेद मुफ्ती की कोई ग्रीवेंसेस थी जो 42 करोड़ रुपए रात को इसको जलवाएगा रात रात? क्या अख्तर महल की कोई ग्रीवेंसेस थी? मैं तो नाम और इनके वालिदैन और उनके बैकग्राउंड के साथ जानता हूँ, कोई ग्रीवेंसेस नहीं थी, सिवाय इसके कि ज्यादा से ज्यादा अब इनसे और ज्यादा दो। अब इमरान खान से भी लिया इन्होंने सब कुछ, क्या कि 3.5 साल बाद इनका जमीर ज्यादा क्या ग्रीवेंसेस क्यों नहीं आती? इन्होंने वफादारी बदली है। सॉरी टू से, मैं बहुत तालिब सियासत का साफत रहा, लेकिन एक को अच्छी तरह इनकी फैमिलीज के साथ, बैकग्राउंड पॉलिटिक्स के साथ जानता हूँ। ज़ैगम खान साहब, आपने सुना मुजाहिद साहब क्या कह रहे थे? ये मामला सिर्फ महरूमियों का या सियासी इख्तलाफात या मुतालबात और मुआहिदों पर अमल दरामद ना होने का नहीं है, ये मामला और है, कहीं और से है। देखिए मुजाहिद साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत एहतराम है, लेकिन मुजाहिद साहब जो हैं बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिक्सअप कर रहे हैं। एक तरफ तो वो पॉलिटिकल कल्चर का मामला है, इनका बैकग्राउंड है, बहुत सारी बातें हैं, हमारे एलीट के बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर। देखिए वो एक और बात है, इस वक्त जिस पर चीज़ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त हमें उसके ऊपर ज़रा फोकस करना चाहिए, और जो दूसरी बातें उस पर हम फोकस कर सकते हो। तो मैं कह चुका हूँ कि जो आज हुआ वही कल भी हुआ था। अगर MQM आज किसी के कहने पर गई है तो कल किसी के कहने पर भी आई थी, और BAP जो है वो जो कुछ करती रही है, वो अगर आज अपनी मर्जी से नहीं कर रही तो कल भी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। वो तो हमारी असम्पशन से अलग बात है। देखिए मुझे बहुत ही इख्तलाफ है बरेलवी साहब से, एहतराम के साथ, जो भी उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा। इसलिए नहीं कि मैं कोर्ट्स का मोतरफ हूँ, तारीखी तौर पर जो कोर्ट्स करती रही है नजरिया ज़रूरत के लिहाज से मैं बिल्कुल उसका क्रिटिकल रहा हूँ,
और बड़ी माजी करीब तक, लेकिन आज जब कोर्ट्स ने ठीक काम किया है, नजरिया जरूरत को वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हमें मुजाहिद साहब अपनी ये कह रहे हैं, तारीफ ज़ैगम खान करनी साहब माजरत मैं ये मुझे ऐड इजाजत- कर दूं, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए रात के 12 बजे कोर्ट्स खुल रहे हैं और एक आम आदमी सर मैं अर्ज कर देता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अहम ये होता है मैं उनके अपनी फैसलों राय के दे दूं। राय निकलते हैं। ठीक जी ज़ैगम खान साहब, रेलवी साहब मैं अपनी राय दे दूं, आप जरूर उसके बाद, मैंने आपकी बात सुन ली है। जी देखिए अर्ज ये है, आपने फरमाया कि सिंध हाउस में लोग बैठे थे, कोर्ट ने क्या किया जी, होटल में लोग बैठे थे क्या किया। देखिए ये रिटोरिकल तो बात ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए जब तक हेबियस, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, बरेलवी साहब शागिर्दों की बात भी सुन लिया कीजिए, जी, ज़ैगम खान साहब। आप उस्ताद हैं, आपको हम सुनते हैं, आप भी हमारी बात सुन लीजिए। देखिए अर्ज ये है कि क्या हेबियस कार्पस के बगैर खुद ही कोई कोर्ट घुस के चली आएगी? क्या इस बात का कोई सबूत है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ बैठे हुए थे? क्या किसी एक कारकुन ने भी कहा, किसी एक मेंबर ने भी कहा कि मैं मर्जी के बगैर होटल में रह रहा हूं, आओ मुझे आजाद कराओ? क्या किसी ने कोर्ट में जाकर कहा कि इन मेंबर्स को मर्जी के बगैर रखा गया है? वो आजाद शहरी हैं, मेंबर्स हैं, जहां चाहे रह सकते हैं। अगर उनको कोई जबरदस्ती रखता है तो फिर वो क्राइम भी बनता है, फिर कोर्ट भी कर सकती है उसमें मुदाखलत, ऐसे तो नहीं कर सकती। जहां तक रात की दिन की बात है, बरेलवी साहब मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो आला अदलिया है उसका ना कोई टाइम होता है ना कोई जगह होती है। आला अदलिया के जज खुद कोर्ट होते हैं, दिन में भी और रात में भी, और वो जहां भी हो और वो टेकअप कर सकते हैं। और आप देखिए ग्रेविटी सिचुएशन नहीं, लेकिन ज़ैगम खान साहब कल जब पीटीआई की तरफ से पिटीशन गई, अली आई वांट टू स्पीक ऑन आखिरी किसी एक ने कंप्लेन करी, मेरे आखिरी पॉइंट ले लीजिए सर। जी ज़ैगम खान साहब, कोर्ट ने नोटिस शाम को मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, मैं सर, मेरा आखिरी ज़ैगम खान साहब बात मुकम्मल शाम करें। की बात भी मैं करने लगा हूं, मेरी बात ने खुद नोटिस क्यों लिया? जी क्यों ना ले, क्यों ना ले, देखिए अस्कुत क्यों ना ले, बरेवी साहब सुन लीजिए मेरी बात, क्यों ना ले अस्कुत नोटिस। अर्ज ये है कि आप जमहूरियत और डिक्टेटरशिप में जब फर्क करते हैं तो मेरी नजर में एक ही सबसे बड़ा फर्क है। जो अयूब खान का दौर था बहुत ग्लोरियस दौर था, उसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी? खामी ये थी कि बाहर निकलने का दरवाजा नहीं था। दीवार तोड़ के जब बाहर निकले तो मुल्क टूट गए। मुशर्रफ साहब का क्या मसला था? अपने दौर में उन्होंने तरक्की की, एग्जिट डोर कोई नहीं था। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि यहाँ हुकूमत को निकालने का एक रास्ता मुकर्रर होता है, और इमरान खान ने उस रास्ते को उस तरीके से बंद कर दिया जिस तरह के डिक्टेटर बंद करते हैं। जो आईनी तरीका है हुकूमत के बाहर जाने का, उन्होंने उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट का सबसे बुनियादी हक है कि वो लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट कर सकती है, लीडर ऑफ द हाउस को वो निकाल सकती है, उन्होंने पार्लियामेंट के उस हक को तस्लीम करने से इनकार किया और उन्होंने कहा जी स्पीकर की मर्जी है। यानी वो डिक्टेटरशिप ऑफ द स्पीकर को जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का नाम दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि स्पीकर जो चाहे आइन तोड़ दे। जो आला अदालतें हैं वो आइन की मुहाफिज है। आइन के अहम तरीन क्लॉजेस जिनकी बुनियाद पे जमहूरियत का पूरा निजाम खड़ा है, वो सबवर्ट हो रही थी। एक सिविलियन मार्शल लॉ आ रहा था, मुल्क उलट रहा था। फॉर गॉड सेक बरेलवी साहब, पाकिस्तान की जो तमाम ह्यूमन राइट्स, ठीक है मुजाहिद साहब, आप ये ज़ैगम खान साहब की और ब्रिगेडियर साहब आप इनकी बात पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं एक वक्फा ले लूं जी, वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद वापस आऊंगा तो ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा, फिर उसके बाद मुजाहिद साहब को मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करें जी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ज़ैगम खान साहब की कई भी बातें। मुमताज, आई वांट टू से और मौजम साहब की बात के पर बात ये है जी जी कि पहले मुझे बताएं कि पार्लियामेंट अहम है या सुप्रीम कोर्ट अहम है? आइन कहाँ बनता है? और हाउ कैन यू डिक्टेट द सुप्रीम जुडिशरी इसको आप पार्लियामेंट पर? अब वो पार्लियामेंट के वो फैसला जिसमें प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, डिप्टी स्पीकर के, स्पीकर के हाथ पांव बांध के स्पेसिफिक कर दिया कि इस तरीके से कि वो गवर्नमेंट बन जाए। अगर आपको नजर इतना ही प्रॉब्लम थी तो आपने मुझे ये बताइए कि जो रिव्यू पिटीशन थी वो आपने 2 बजे लेने से इनकार कर दिया कि टाइम गुजर गया। फिर जब वो गए रात को 12 बजे आपने कोर्ट दोबारा खोल दिया। उससे पहले भी आपने संडे को ये किया। ये तो फिर उसके बाद मुल्क का पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है कि आइन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम वी शुड बी वेरी क्लियर। अगर वहां पर एक एनार्की हो रही है, होने जा रही है, सड़कों पर दोनों आने लगे हैं, तो बेहतर था कि आप ये कहें कि बिल्कुल ठीक है कि जो उसने ओवर सक्सेस किया नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुल्क के वसीत और फायदे कैबिनेट डिसॉल्व है, सब डिसॉल्व है, गो फॉर जनरल इलेक्शन एंड गेट द मैंडेट।
अभी भी तो इलेक्शन शेयर के बाद उन्हें व्हाई दे वांटेड टू ब्रिंग हिम इज अ बिग क्वेश्चन मार्क जो आपके पास है। क्या सपोर्ट थी? फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रेफरेंस फाइल हुआ 63A के ऊपर, क्यों नहीं डिसीजन किया आपने? तो आपने उसको पेंड कर दिया, आज तक उसको फैसला नहीं किया। जहां 12 तारीख पर उसको ये सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ऑल एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द कंट्री, एग्जेक्टिव पावर ऑफ एवरीथिंग, और दे फील आई थिंक नाउ दे आर द प्रेसिडेंट, दे आर द सीएम, दे कैन पास एनीथिंग, दे कैन इंटरफेयर एनीवेयर। ये नहीं होना चाहिए। आज तक उन्होंने कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स किए हैं? आज तक उन्होंने अपने नीचे लोअर तबके के लिए कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स किए हैं? कितने केसेस पड़े हैं, उसका क्या किया? आप सिर्फ ये करके कितने, ये हमेशा याद, मौलवी तवीजुद्दीन वाला केस, जफर अली शाह वाला केस, भुट्टो वाला केस की तरह ये डिसीजन भी सारी जिंदगी हर जगह कोर्टों का रिमेंबर याद रखा जाएगा कि ये कितना एक गलत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दिया था। आई थिंक इसके ऊपर हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मुल्क के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। शुक्र है खुदा का कि एक एंड में इट फेयर वेल और ये मसला हल हो गया। लेकिन आप जाहिर है, मेरे ख्याल में अभी दुनिया न्यूज पे मैं खबर देख रहा था कि दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर रेजिग्नेशन। हाँ जी बिल्कुल, दे हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली आफ्टर इलेक्शन ऑफ पीएम। हाँ जी। और और आई थिंक ये मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक इन्होंने खेल खेला जुडिशरी ने। इसके ऊपर हमें कैंडिड होना चाहिए। अच्छा, इस पर जरा बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि कौमी सलामती के इदारे, जो मैंने मुजाहिद साहब से पूछा था कि अगर ये मामला लेटर वाला इतना संगीन नौयत का है तो आई एम श्योर कि वो तो किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में इसमें जो उनके एनालिसिस यही था कि इट वाज नॉट दैट सीरियस। दे थिंक कि ये इस तरह के कम्युनिक जो आते हैं ये हमेशा आते रहते हैं करते रहते, लेकिन अगर इस लेटर को सुप्रीम कोर्ट में लाते और वहां पर फिर आर्टिकल 5 का जिक्र ही नहीं किया, ऑर्डर कर दिया आपने कि जी ये कर दें, वो कर दें, अकाल की तारीख में सब कर दें, आर्टिकल 5 को तो देखें उसकी किसी वजह से ये सारा कुछ हुआ था, उसका जिक्र ही नहीं देखा ही नहीं उन्होंने। आई थिंक ये वो उस सीरियस नेचर का लेटर नहीं था जिसमें, और ये याद रखें कि अगर ऐसी कोई बात होती तो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले खड़ी होती हैं, इस पर तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, मैं मुजाहिद साहब की तरफ जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब एक तो आपसे आखिर में पूछना चाह रहा था, ये अली वजीर और मोहसिन दावड़, अब ये सब ठीक है मामला, कोई इनमें खराबी नहीं है? ये अफसोस की बात है कि ये अभी इनके डार्लिंग है और ये किसको नहीं पता हेलीकॉप्टर कैसे आते हैं, कहाँ फंडिंग होती है, आदमी के पास सारे रिकॉर्ड है। तो सर यही तो सवाल है सारा कि जिनका सब रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है कि असल में मुल्क के साथ गद्दारी वो कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे माफ कर सकते हैं सर? देखिए आपने तो माफ नहीं करना है, ये तो हुकूमत वक्त माफ करना है या पीडीएम उसको लेकर कर रही है, इसके ऊपर उनको देश कोर्ट। अभी सामने में दोनों गद्दार खड़े हुए हैं जो कि क्लियर वो फंडिंग लेते हैं, पैसा कैसे आता है, सब कुछ क्लियर हुआ है। तो यानी कि कौमी सलामती के इदारे बेबस हैं इन दोनों के आगे, और पीडीएम की चूंकि चॉइस है तो बेबस हैं वो। आर्मी देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया कि इंटरफेयर करना बिल्कुल बंद कर, दे आर सीइंग, यही तमाशा तो देखा है कि क्या ये खुद क्या करते हैं। व्हाई डिडंट समबडी गो इनटू द कोर्ट, और क्यों नहीं पीडीएम के खिलाफ गए कि ये दो लोग कैसे निकले हुए हैं। बात ये कि ये हमें देखना है, और उसके बाद किस किस के उनके पूरे रिकॉर्ड है, ये अभी छुपेंगे नहीं बात, ये आगे चलेगी बात कि ये जो आर्टिकल से ये 5 था और क्या हुआ और कैसे लेटर था, इसके ऊपर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त कमीशन बना दिया, ताकि पता तो चले कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं। अगर नहीं है तो देन पीटीआई गवर्नमेंट शुड हैव सॉर्टेड आउट। वी आर न्यूट्रल, वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ एज ए पाकिस्तानी। आई फील कि जुडिशरी को ऐसा ऑर्डर पास करना जो बिल्कुल वन साइडेड हो और उसके हाथ पांव पार्लियामेंट के बांध दिया जाए और कहा जाए जी आपने शबासी को बनाना। और ये इमेजिन करें कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसके ऊपर केसेस, जो मुजरिम जिसके ऊपर बेल के ऊपर है, जिसको आज इंडिक्ट होना था उसने एफआई के केस में जिसमें $20 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, शहबाज की रुकी, बाप प्राइम मिनिस्टर बेटा चीफ मिनिस्टर, क्या ये जमहूरियत है? आपको दुनिया में कोई और नहीं मिलता। आई थिंक ये चीजें भी क्वेश्चन होनी चाहिए। मुजाहिद साहब, आप जैगम खान साहब की एक तो पहले बात पर रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद आखिर में ये भी बताइएगा कि अब ये कौमी असेंबली से इस्तीफे देने वाली जो बात चल पड़ी है, पहले भी हो रही थी, अब ये कि जी फैसला हो रहा है कि जी हम इस्तीफे दे रहे हैं, ये कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद कल, तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये भी आखिर में प्लीज बताइएगा। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी मुजाहिद साहब। नहीं, मैं तो एक दो बातें कह रहा हूँ। अभी हमारे मेरे बिरादर जयगान साहब ये कह रहे थे कि जो 150 लोगों को महबूब रखा गया, सेनाऊ से रखा गया, उनमें किसी ने कंप्लेन ही नहीं करी कि सुप्रीम कोर्ट क्यों लेता, तो इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट क्यों खुल गया? अभी तो कौमी असेंबली मामला ही नहीं हल हुआ था, और जबकि 7 जजों की रूलिंग है गिलानी केस में कि सुप्रीम कोर्ट की और ये डॉक्टर खालिद राजा कहते हैं मालूम कर ले कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की के किसी भी रूलिंग को चैलेंज कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो चैलेंज कर सकता था कि डिप्टी स्पीकर ने करारदाद जो है चले, मैं यहाँ तक मान लेता हूँ जो करारदाद जो तहरीक-ए-एतमाद को उन्होंने टैकल नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कि यहाँ तक वो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकता था।
लेकिन सिर्फ वो ये तो नहीं कह सकता था कि फला तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको ना सिर्फ तरीके अदम-ए-एतमाद मंजूर करनी है बल्कि नया कायदे ऐवान प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट करना है। तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आप प्राइम मिनिस्टर अगर सदर रजवी ने दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ साहब से हल्फ भी लेगा सदर प्राइम मिनिस्टर का? अगर इनकार कर देता है तब आप चीजें आपके लिए जाए। और फिर ये जिस तरीके से इससे ये लगता है इन्हें जल्दी इसलिए थी कि जो आप कह रहे हैं ना, मैं मोहसिन दावर अली और को कुछ नहीं कहूंगा, बाकी कैसे जमा हो गए 74 वो भी बड़ी तिनके कहाँ से जमा करके किए गए। उन्हें हर सूरत में आज इनको वोट दिलाना था। उन्हें पता था कि ये जो जहां जहां से ये पकड़ के लाए गए ये जमा नहीं हो सकते थे। और इनको देखें, पिछला सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि जनाब के ने इमरान खान ने सब कुछ गलत करा है, इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। आप एक साल दे रहे हैं शहबाज शरीफ को ताकि ये अपने केसेस खत्म कराएं, ताकि ये नैब को खत्म करें, ताकि बीसीपी को खत्म करें, ताकि ओवरसीज की वोटर खत्म करें। किस बात के दिए जा रहे हैं शहबाज शरीफ को जिनके पास केसेस है? एक साल दे रहे हैं आप उनको पूरा। आपको फौरन कहना था कि इलेक्शन कमीशन को बुलाया था ना, इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब हम चार वो साथ मिला हुआ था, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन किस बात का है? इलेक्शन कमीशन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहता है। ये गलत बात कह रहे हैं कि जी अक्टूबर तक नहीं करा सकते। ये पूरा एक वेल प्लान के तहत गेम प्लान ने करा है, इसमें सबों ने अपना रोल अदा करा है। बदकिस्मती से सबसे मुल्क की बड़ी अदालत और इनकी कौन सी वो है, भुट्टो के जुडिशियल मर्डर से लेकर देखे इन्होंने क्या किया है। मुशर्रफ को 3 साल इन लोगों ने दिए, चौधरी कोर्टों ने इन्होंने क्या करा, और तो और चले इन मियां साहब के साथ क्या करा। एक प्राइम मिनिस्टर को खड़े होकर अडियाला जेल भेज दिया खड़े खड़े एक ओकामा पे। इनकी ये प्रेसिडेंट में आप कहते जी आज सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। अगर अच्छा मतलब आज नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अगर सन 35 में भी कोई फैसला करता है तो उसकी मिसाल दी जाती है। तो जस्टिस मुनीर के केस को हम क्यों बार बार जिक्र करते हैं कि उसने रवायत डाल दी नजीर जरूरत की। अनवारुल हक केस की हम क्यों जिक्र करते हैं? मैं कितने आपको केसेस गिना दूं, रिवायत होती है इन लोगों ने, और आज एक और बड़ी रिवायत डाल दी इस जुडिशरी ने। ठीक, मुजाहिद साहब जरा आखिर में क्विकली ये भी बताइएगा कि कौमी असेंबली से इस्तीफा देने के नतीजे में क्या कोई फायदा होगा पीटीआई को, ये जो अब तय करने जा रहे हैं? नहीं अभी मेरी ये कंफ्यूजिंग खबर आ रही है। एक तरफ तो वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, शाहनवाज कुरैशी साहब ने प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, उसके बाद करेंगे, वो कह रहे हैं उसके बाद करेंगे जी। अब आप ये देखते हैं ना, अभी तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मुझे ये भी ख्याल नहीं था कि ये इलेक्शन भी लड़ेंगे और शायद उससे पहले ना लड़ें। इनको रिजल्ट पता है क्या होगा। तो ये भी मुमकिन है कि कागजात नामजदगी जमा करवा दिए लेकिन उससे पहले वो इसमें से वॉकआउट कर जाएं और इस्तीफे दे दें। ये भी तो लगता है कि पिंजरानी की तरह कोई मामला हो जाए। खड़े थे हाथ में, वो लगता है 74 कल खड़े थे शहबाज शरीफ के लिए, 14 इधर हो जाए। तो फिर वो जो बिलावल साहब कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कि ये इनसे बचो, तो फिर जो वजीर आजम बनने का शौक था वो पूरा हो गया शाह महमूद कुरैशी का? नहीं, वो तो खैर चले जुमलेबाजी होती है। अच्छा, पहले के मुकाबले में बिलावल में काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। हाँ जी, बगैर लिखे हुए तकरीर करने लगे, ये बात अच्छी है। चलें सर, मुजाहिद साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आपको शुक्रिया अदा करना होगा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ज़ैगम खान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।